नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है सत्यजीत रे की कहानी स्पॉटलाइट। हम अक्सर अपनी पूजा की छुट्टियां बिताने के लिए छोटा नागपुर के इस छोटे से शहर में आते थे, जैसा कि कई अन्य बंगाली परिवार करते थे। कोई अपने घरों में रहता, किसी ने बंगला किराए पर लिया या स्थानीय होटलों में चला गया। इस तरह की जगह में 10 दिन औसत जीवन काल में कम से कम 6 महीने जोड़ने के लिए पर्याप्त थे। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जीवन यापन की लागत थोड़ी बढ़ गई होगी, लेकिन आप जो पानी पीते हैं और जिस हवा में आप सांस लेते हैं वह अभी भी मुफ्त है और कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी गुणवत्ता को किसी तरह का नुकसान हुआ है। हम आमतौर पर एक बड़े समूह में पहुंचते थे, इसीलिए 10 दिन बहुत जल्दी बीत जाते। हालांकि वहां कोई सिनेमा घर, थिएटर, बाजार या और कोई आकर्षण नहीं थे। यदि कोई यह पूछे कि क्या हमने इन 10 दिनों में जो किया वह एक वर्ष से दूसरे वर्ष में भिन्न था, तो इसका उत्तर खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि हम हर रोज एक ही सामान खाते थे। चिकन, अंडे, अरहर की दाल, ताज़ा दूध और हमारे अपने बगीचे के अन्य फल। हम एक ही दिनचर्या का पालन करते थे। रात 10 बजे बिस्तर पर जाना, सुबह 6 बजे उठना, दोपहर को ताश और मोनोपोली खेलना, शाम को चाय के बाद राजा हिल की सैर करना। हमारे प्रवास के दौरान कम से कम एक बार काली झोरा के किनारे पिकनिक मनाना। हम जो कुछ भी देखते वह हमेशा एक जैसा होता। तेज धूप और रुई के फाहे से कोमल सफेद बादल, पक्षी, जानवर, कीड़े, पेड़ पौधे और फूल। लेकिन इस बार नहीं। इस अवसर पर चीजों ने कुछ और ही मोड़ ले लिया था। निजी तौर पर मैं अंशुमन चटर्जी को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन निश्चित रूप से इसने उन्हें पश्चिम बंगाल में सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार होने से नहीं रोका। मेरी 12 साल की बहन शर्मी ने फिल्म पत्रिकाओं से ली हुई अंशुमन की तस्वीरों के साथ एक पूरी स्क्रैपबुक भर दी थी। मेरी ही कक्षा में ऐसे लड़के थे जो उनके प्रशंसक थे और पहले से ही उनके बालों की शैली, उनके भाषण और तौर तरीकों के साथ साथ उनके पहनावे के अंदाज की भी नकल करने लगे थे। प्रसिद्ध अंशुमन चटर्जी इस बार उसी कस्बे में कुंडू के स्वामित्व वाले घर में रह रहे थे। वह टेंटेड कांच की खिड़कियों वाली एक पीले रंग की वातानुकूलित मर्सिडीज में अपने 3 चापलूसों को साथ लाया था। एक बार अंडमान जाते हुए मैंने देखा था कि कैसे हमारे जहाज से उठती हुई बड़ी बड़ी लहरों में छोटी नावें हिलती डुलती और बह जाती थीं। यहाँ अंशुमन वैसा ही जहाज बन गया। जब वह सड़क पर निकला तो अन्य आगंतुक बस उसके पीछे छोड़ी गई लहरों में डूब गए। इस छोटे से शहर में ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं था। छोटू मामा को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान ने उन्हें आकर्षित किया था। उन्होंने घोषणा की, मुझे अवश्य उनकी भाग्य रेखा देखनी है। मुझे कलकत्ता में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। माँ उसे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहती थी। उन्होंने पूछा, शर्मी, क्या तुम्हारी फिल्म पत्रिकाओं में कभी बताया जाता है कि वह किस तरह का खाना पसंद करता है? शर्मी ने तुरंत एक लंबी सूची बता डाली और जिसके अंत में कहा, लेकिन उसे जो सबसे अच्छा लगता है वह है चाइनीज। माँ ने आह भरी। पिताजी ने कहा, मुझे उसे एक रात के खाने के लिए पूछने में कोई दिक्कत नहीं दिखती। हो सकता है वह मान भी जाए, लेकिन मुझे वे पिछलग्गू पसंद नहीं है। छेनीदा मेरे चचेरे भाई थे। उन्होंने एक अखबार के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया था और उन्हें लगभग कभी कोई छुट्टी नहीं मिली। इस बार वह हमारे साथ केवल स्थानीय संथालों के त्योहार पर एक लेख लिखने के लिए आए थे। उन्हें लगा कि उन्हें साक्षात्कार के लिए अंशुमन को घेरना होगा।
वह आदमी साल में 367 दिन शूटिंग करता है। ऐसे में वह छुट्टी पर आने में कैसे सफल रहा? यह तो अपने आप में एक कहानी बनेगी। अकेले छोटू दा भावशून्य थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र, वे काफी गंभीर युवक थे। अब एक फिल्म सोसाइटी के सदस्य भी थे और सभी प्रकार की जर्मन, स्वीडिश, फ्रेंच, क्यूबन और ब्राजीलियाई फिल्में देखने के बाद बंगाल की फिल्मों पर एक महत्वपूर्ण थीसिस पर काम कर रहे थे। उन्होंने टेलीविजन पर अंशुमन की स्लीपलेस नाइट्स देखने में 3 मिनट लगाए, घृणित कहा और कमरे से बाहर निकल गए। उनका मानना था कि फिल्म स्टार के आने से इस खूबसूरत जगह का पूरा माहौल खराब हो गया था। कुछ बंगाली थे जो शहर में स्थायी रूप से रहते थे। गोपेन बाबू उनमें से एक थे। वह यहाँ एक छोटे से घर में 22 साल से रह रहे थे और उनका एक छोटा सा खेत था। पिताजी से थोड़े बड़े थे। वह एक खुश मिजाज बुजुर्ग थे। हम सब उन्हें पसंद करते थे। हमारे आने के कुछ दिनों बाद वह खादी का कुर्ता और धोती पहने, हाथ में छड़ी लिए, पैरों में भूरे रंग के टेनिस वाले जूते पहने हुए आए। चौधरी जी, वह बाहर से चिल्लाए, क्या घर पर हो? हम नाश्ता कर रहे थे। पिताजी बाहर गए और उन्हें अंदर ले आए। बाप रे, क्या कुछ खाना बनाया है? मुझे बस एक कप चाय चाहिए, उन्होंने कहा। पिछली बार जब हमने उन्हें देखा था, उनकी एक आंख में मोतियाबिंद था। पिछले मार्च में उन्होंने इसका ऑपरेशन करा लिया था। बोले, अब मैं चीजों को काफी स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। यहां निश्चित रूप से कुछ चल रहा है, पिताजी ने कहा। क्यों? गोपेन बाबू ने माथे पर बल डालते हुए कहा। आपने नहीं सुना? स्वर्ग से तारे पृथ्वी पर उतर आए हैं, छोटू मामा ने कहा। अगर आपका ध्यान एक फिल्म स्टार के आने पर होने वाले इतने शोरगुल पर नहीं गया है तो आपको स्पष्ट रूप से अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिल्म स्टार? गोपेन बाबू अभी भी माथे में बल डाले हुए थे। एक फिल्म स्टार पर हंगामा क्यों? वे सभी शूटिंग स्टार्स हैं, है ना? वे अपना जीवन शूटिंग में बिताते हैं। सुमोहन, तुम्हें पता है ना कि एक शूटिंग स्टार क्या है? उन्होंने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। आज यहाँ, कल न जाने कहाँ। किसी भी मिनट आसमान से गिरने और जलकर राख होने के लिए उत्तरदायी। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। छोटू दा ने धीरे से खांसा। स्पष्ट है कि गोपेन बाबू की बातों ने उन्हें प्रसन्न किया था। गोपेन बाबू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, इसका मतलब यह हो सकता है कि आपने असली सितारे के बारे में नहीं सुना है। असली सितारा? पिताजी ने पूछा। हम सब गोपेन बाबू को घूरते रहे। उन्होंने कहा, आपने चर्च के पीछे बंगला देखा ही होगा, जिसके पास एक बगीचा है। वहीं सज्जन ठहरे हुए हैं। उनका नाम मुझे लगता है कालिदास है या काली प्रसाद है, ऐसा ही कुछ, घोषाल उपनाम का। आप उसे स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि वह है बिल्कुल ध्रुव तारा, स्थिर, शाश्वत, 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन दिखता ही नहीं है। क्या एक सेंचुरियन? छोटू मामा का मुंह खुला रह गया। टोस्ट का आधा खाया हुआ टुकड़ा उनके खुले मुंह में फंस गया। सेंचुरी प्लस 26, वह 126 साल का है। 1856 में पैदा हुए, विद्रोह से ठीक 1 साल पहले। टैगोर से कुछ साल पहले। टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। हम चुप हो गए। गोपेन बाबू चाय की चुस्की लेते रहे। लगभग 1 मिनट के मौन के बाद छोटू दा ने पूछा, आपको उसकी उम्र कैसे पता? क्या उसने आपको खुद बताया था? हाँ, लेकिन जानबूझकर नहीं। वह सबसे विनम्र आदमी है। मुझे तो अचानक पता लग गया। हम उनके घर के सामने के बरामदे में बैठे थे। पर्दे के पीछे से मुझे एक महिला की झलक दिखाई दी।
सफ़ेद बाल, सुनहरे फ्रेम का चश्मा, लाल बॉर्डर वाली साड़ी। तो मैंने कहा, मुझे आशा है कि यहाँ का वातावरण आपकी पत्नी के अनुकूल होगा। इस पर श्री घोषाल ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मेरी पत्नी नहीं, मेरे पोते की। मैं हैरान था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन आप कितने साल के हैं? वह फिर से मुस्कुराए और कहा, आप कितने साल के सोचते हैं? लगभग 80, मैंने कहा। उसमें 46 और जोड़ें। उसने मुझे कहा, अब तुम जानते हो यह एक साधारण गणना है। इसके बाद हम में से कोई भी नाश्ता नहीं कर सका। इस तरह की एक खबर किसी की भूख को खत्म करने के लिए काफी थी। यह सोचकर कि देश का सबसे बूढ़ा आदमी या संभवतः पूरी दुनिया में वास्तव में उसी शहर में रह रहा है जहां हम, ये जानकर मेरा सिर घूम रहा था। गोपेन बाबू ने कहा, आपको उनसे मिलना चाहिए। मैं यह खबर अपने तक नहीं रख सकता था, इसीलिए आपके आने से पहले मैंने कुछ लोगों को बताया। सुधीर बाबू, मिस्टर सेन, बालीगंज पार्क के मिस्टर न्यूतिया, वे सब उनसे मिल चुके हैं। बस अब कुछ ही समय की बात है जब आप एक असली सितारे का आकर्षण देख पाएंगे। क्या उनका स्वास्थ्य? माँ ने पूछा। 1-2 मील, दिन में 2 बार। तुम्हारा मतलब है वह सैर करता है? हाँ हाँ, सैर करते हैं, छड़ी लेकर चलते हैं। लेकिन फिर मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। जरा सोचो, वह मुझसे 2 गुनी उम्र का है। मुझे उसकी जीवन रेखा को देखना चाहिए, मामा बुदबुदाया। उसका दिमाग उसी पुराने ट्रैक पर दौड़ रहा था। हाँ, मुझे यकीन है कि उसे आपका हाथ देखना बुरा नहीं लगेगा। छेनीदार चुपचाप एक कोने में बैठे थे। वो फौरन हरकत में आ गए। कहानी? मुझे इससे अच्छी कहानी नहीं मिलेगी। यह एक बड़ी खबर हो सकती है। क्या आप उससे तुरंत मिलने जा रहे हैं? पिताजी ने पूछा। हाँ, अगर वह 126 साल का है तो मैं कोई चांस नहीं ले रहा हूं। इस उम्र के आदमी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मरने से पहले उसकी बीमारी की अवधि भी ना हो। इसीलिए अगर मुझे उसका साक्षात्कार लेना है तो बात फैलने से पहले मुझे जल्दी करनी चाहिए। बैठ जाओ, पिताजी ने आदेश दिया। हम सब एक साथ चलेंगे। आप अकेले नहीं हैं जो उससे मिलना चाहते हैं। आप अपनी नोटबुक ला सकते हैं और चीजों को संक्षेप में लिख सकते हैं। फर्जी, छोटूदा ने धीरे से कहा। फिर उन्होंने कुछ और बल के साथ जोड़ा। फर्जी, धोखा, झूठा। क्या मतलब है तुम्हारा? गोपाल बाबू नाराज हुए। देखो सुरंजन, तुमने शेक्सपियर पढ़ा है ना? स्वर्ग और पृथ्वी में और भी चीजें हैं। आप लाइन जानते हैं ना? इसीलिए आपको हर चीज को फर्जी मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। छोटूदा ने अपना गला साफ किया। मैं आपको कुछ बताता हूं गोपेन बाबू। यह सिद्ध हो चुका है कि जो 100 से अधिक होने का दावा करते हैं वे या तो झूठे हैं या बर्बर। एक बार रूस के एक गांव में ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के एक समूह की खबरें आई थी। ऐसा माना गया था कि उनमें से अधिकांश ने 100 साल पूरे कर लिए थे और फिर भी सवारी करने के लिए पर्याप्त रूप से हृष्ट-पुष्ट थे। तो एक जांच हुई और यह पता चला कि सभी लोग पूरी तरह से आदिम थे। उनके जन्म का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब उनसे इन चीजों के बारे में पूछा गया जो अतीत में हुई थीं, तो उनके जवाब मिश्रित थे। 90 के दशक को पार करना आसान नहीं है। मनुष्य की दीर्घायु होने की एक सीमा होती है। प्रकृति ने मनुष्य को ऐसे ही बनाया है। बर्नार्ड शॉ, बर्टन रसल, पीजी वोडेहाउस, उनमें से कोई भी 100 साल तक जीवित नहीं रहा। हमारे अपने देश में जादूनाथ सरकार नहीं कर सके थे। और यहां तुम्हारा आदमी कह रहा है कि वह 126 का है। हाँ, क्या आपने जोरो आगा के बारे में सुना है? अचानक मां ने कहा। नहीं, वह कौन है? तुर्की का एक आदमी, या शायद ईरान से,
अभी याद नहीं आ रहा। 1930 और 35 के बीच 164 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पूरी दुनिया के हर अखबार ने इस घटना को कवर किया। फर्जी, छोटू दा ने दृढ़ता से कहा। हालांकि जब हम काली घोषाल के घर के लिए निकले तो वे हमारे साथ शामिल हो गए, संभवतः केवल अपने संदेह को मजबूत करने के लिए। गोपेन बाबू ने समूह का नेतृत्व किया। पिताजी ने कहा, यह अच्छा होगा यदि आप हमारा परिचय करा सकें। आखिरकार हम अजनबी हैं और हम ऐसे अकस्मात नहीं जा सकते, क्योंकि हमने उसकी उम्र के बारे में सुना है। छेनीदा एक नोटबुक और बॉल पॉइंट पेन लेना नहीं भूले। माँ ने कहा, तुम पहले जाओ, मैं और किसी समय जाऊंगी। काली घोषाल के घर के सामने का बरामदा बेंत और लकड़ी की कुर्सियों और तिपाइयों से भरा था। जाहिर है उसे बड़ी संख्या में आगंतुक मिलने लगे थे। हम नाश्ते करने के 1 घंटे के भीतर चले गए थे, क्योंकि गोपेन बाबू ने कहा कि यह उन्हें पकड़ने का सबसे अच्छा समय था। गोपेन बाबू ने बरामदे से अभिवादन किया, जिसके जवाब में वह बाहर आए। मिस्टर घोषाल, क्या आप घर पर हैं? 126? नहीं, वह वास्तव में 80 से अधिक नहीं लग रहे थे। साफ रंग, दाहिने गाल पर एक तिल, तीखी नाक, आंखों में चमक और एक गंजा गुंबद, सिवाय कानों पर कुछ सफेद बालों को छोड़कर। वह मध्यम कद का, कभी देखने में अच्छा लगता रहा होगा। आज उसने रेशम का सफेद कुर्ता और पजामा पहना हुआ था और पैरों में सफेद चप्पल। अगर उसकी त्वचा पर झुर्रियां थी तो केवल आंखों के आसपास और ठुड्डी के नीचे। परिचय खत्म। उसने हमें बैठने के लिए कहा। छोटू दा शायद एक खंबे के पीछे खड़े होने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब पिताजी ने कहा, बैठ जाओ रंजू, तो उन्होंने एक स्टूल खींच लिया और बैठ गए। वह अभी भी गंभीर दिख रहे थे। हमें इस तरह से घुसाने के लिए खेद है, पिताजी ने कहा, लेकिन देखिए, हम में से कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं है कि आप जैसे आदमी से मिले। श्री घोषाल मुस्कुराए और विरोध में हाथ उठाया। कृपया क्षमा न मांगे। मुझे एहसास है कि मेरी उम्र ही केवल एकमात्र अंतर है जो मुझे खास बनाती है। एक बार जब लोगों को मेरी उम्र के बारे में सच्चाई पता चलती है, तो मुझे पता था कि आकर मुझे देखना चाहेंगे। यह केवल स्वाभाविक है ना? इसके अलावा क्या आप सभी से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है? पिताजी ने कहा। ठीक है, तो शायद मैं आपको कुछ स्पष्ट रूप से बताऊं। मेरा यह भतीजा श्रीकांत चौधरी पत्रकार है। वह हमारी चर्चाओं को प्रकाशित करने के लिए बहुत उत्सुक है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो। नहीं, कदापि नहीं। मुझे आपत्ति क्यों होगी? श्री घोषाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर इस उम्र में मुझे कुछ प्रसिद्धि मिलती है तो मुझे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। मैंने अपना अधिकांश जीवन एक गांव में रहकर बिताया है। क्या आपने तुलसिया नाम की जगह के बारे में सुना है? नहीं सुना है? मुर्शिदाबाद में है। रेल से कोई कनेक्शन नहीं है। बेलडांगा में उतरकर और आगे लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करनी होती है। हम तुलसिया में जमींदार हुआ करते थे। हालांकि हमारे पुराने वैभव का कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय पुश्तैनी घर के। मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ के लोग मुझे ठुकराया हुआ कहते हैं, मौत से भी ठुकराया हुआ, और वे सही हैं। मेरी पत्नी की मृत्यु 52 साल पहले हो गई थी। मेरे कोई जीवित बच्चे या भाई बहन नहीं है। केवल एक पोता है जिसे मेरे साथ आना था, लेकिन वह एक डॉक्टर है और उसके पास एक मरीज की हालत गंभीर थी, इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं आ सका। मैं एक नौकर के साथ अकेले आने को तैयार था, लेकिन मेरी पोती ने मुझे आने नहीं दिया। वह खुद मेरे साथ आई और यहाँ आराम से रह रही है। बॉल पॉइंट पेन बिना आवाज के लिखता है, लेकिन मैं छेनीदा को गुस्से से उनकी नोटबुक में लिखते हुए देख रहा था। उनके टेप रिकॉर्डर में बैटरी नहीं थी,
जिसका पता उन्हें हमारे जाने से एक दिन पहले लगा था। इसीलिए सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि वह कितनी तेजी से लिख सकते हैं। उन्होंने कहीं से पेंटेक्स कैमरा उधार लिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह किसी न किसी स्तर पर इस्तेमाल होने वाला था। इस तरह का कोई भी लेख बिना चित्र के पूरा नहीं हो सकता। मामा ने कहा, मुझे हस्तरेखा विज्ञान में दिलचस्पी है। क्या मैं सिर्फ एक बार आपका हाथ देख सकता हूं? बेशक। काली घोषाल ने अपनी दाहिनी हथेली की पेशकश की। मामा उत्सुकता से उस पर झुके और 1 मिनट के मौन के बाद जोर से सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप में आपकी जीवन रेखा सामान्य से अधिक लंबी नहीं हो सकती थी। अगर यह आपकी उम्र को दर्शाता है तो इसे आपकी कलाई के ठीक नीचे आना होगा। मुझे नहीं लगता कि मानव हाथ में 100 से अधिक जीने वालों के लिए कोई प्रावधान है। धन्यवाद महोदय। फिर पिताजी ने आगे की बात को संभाला। क्या आपकी याद अभी भी मेरा मतलब, हाँ, मुझे ज्यादातर चीजें याद रहती हैं। क्या आप कभी कलकत्ता नहीं गए थे? छेनीदा ने पूछा। ओ हाँ, निश्चित रूप से। मैं हरी स्कूल और संस्कृत कॉलेज गया था। मैं कॉर्नवालिस स्ट्रीट के एक छात्रावास में रहता था। घोड़े से चलने वाली ट्राम? हाँ, मैं अक्सर उनमें सवार होता था। लाल दीघी से भवानीपुर तक का किराया महज 2 पैसे था। रिक्शा नहीं थे, लेकिन शाम बाजार में मुख्य चौराहे के पास एक बड़ा पालकी स्टैंड था। पालकी वाले एक बार हड़ताल पर चले गए, मुझे वह याद है। और वहां मेहतर पक्षी थे, आजकल के कौवे और गौरैया की तरह, आकार में काफी बड़े, मेरे कंधों जितने ऊंचे, लेकिन पूरी तरह से हानि रहित। क्या आपको उस समय की कोई प्रसिद्ध हस्ती याद है? छेनीदा ने आगे कहा। बहुत बाद में मैंने टैगोर को कई बार देखा। बेशक मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। वैसे भी मैं था ही कौन जो उन्हें जानने पाता। लेकिन मैंने एक बार युवा टैगोर को देखा, एक ऐसा अवसर जो मुझे अच्छी तरह याद है। वह हिंदू मेले में कविता पढ़ रहे थे। यह एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, पिताजी ने कहा। मैंने बंकिम चंद्र को कभी नहीं देखा। अगर मैं कलकत्ता में रहता तो मैं कर सकता था, लेकिन मैं कॉलेज के तुरंत बाद अपने गांव वापस चला गया। हालांकि मैंने विद्यासागर को देखा था। वह एक यादगार घटना थी। मैं 2 अन्य दोस्तों के साथ सड़क पर चल रहा था और विद्यासागर विपरीत दिशा से आ रहे थे। एक छाता, कंधे पर एक सूती चादर और पैरों में चप्पल। उनकी लंबाई मुझसे भी कम रही होगी। फुटपाथ पर किसी ने केले का छिलका छोड़ दिया था। वह उस पर फिसल गए और गिर गए। हम दौड़े और उनके खड़े होने में मदद की। उनका छाता लुढ़क गया। हम में से एक ने उसे उठाया और लौटा दिया। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने क्या किया? ऐसा काम वो ही कर सकते थे। उन्होंने केले का छिलका उठाया, कूड़ेदान में फेंका और बिना किसी झुंझलाहट के शांति के साथ चले गए। हमने श्री घोषाल के साथ आधा घंटा और बिताया। चाय परोसी गई और उसके साथ घर की बनी मिठाइयां आई। बेशक पोते की पत्नी का योगदान। जब हम चलने के लिए उठे तो छेनीदा ने आधे से अधिक नोटबुक अपनी घसीटी हुई लिखाई से भरी थी। उन्होंने कम से कम 10 तस्वीरें भी ली थी। उन्होंने उसी दिन कलकत्ता में अपने कार्यालय में एक पार्सल पोस्ट किया। 5 दिन बाद उनके अखबार की एक प्रति हमारे पास पहुंची, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया लेख था। साथ में श्री घोषाल की एक तस्वीर भी थी। हेडलाइन में लिखा था, मैंने विद्यासागर की मदद की थी। यह निस्संदेह एक स्कूप था और छेनीदा के कार्यालय ने उनके प्रयासों को विधिवत मान्यता दी। लेकिन उसके तुरंत बाद कलकत्ता से 7 अलग अलग पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों ने अपने प्रतिनिधियों को काली घोषाल के साक्षात्कार के लिए भेजा। इस बीच कुछ और हुआ था।
फिल्म स्टार अंशुमन चटर्जी ने अपनी छुट्टी कम कर दी और अपने दल के साथ कलकत्ता लौट आए। जाहिर तौर पर उन्हें शूटिंग के लिए बुलाया गया था। शर्मी को बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि वह पहले ही उनका ऑटोग्राफ ले चुकी थी। सच कहूं तो उसने अपने नायक के लिए अपनी प्रशंसा का कम से कम 1/4 हिस्सा खो दिया था जिस मिनट उसने कहा था, तुम्हारा नाम क्या है छोटी लड़की। इसके अलावा वह दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने के लिए काफी अभिभूत थी। मुझे लगता है एक बूढ़े आदमी पर इतना ध्यान दिए जाने पर स्टार को बुरा लगा, पिताजी ने कहा। हमारे लौटने से एक दिन पहले काली घोषाल और उनके पोते की पत्नी ने हमारे साथ भोजन किया। उसने बहुत कम खाया लेकिन बड़े चाव से खाया। उन्होंने हमें बताया, मैंने अपने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया है और मैंने हमेशा मध्यम रूप से खाया है और जितना संभव हो उतना पैदल चलता रहा हूं। शायद इसीलिए मौत ने मेरे पास आने की हिम्मत नहीं की। पिताजी ने पूछा, क्या आपके परिवार में और भी लोग थे जो लंबे समय तक जीवित रहे? ओ हाँ, मेरे दादा और परदादा दोनों 100 से अधिक जीवित रहे। परदादा तंत्र का अभ्यास करते थे। 113 साल की उम्र में उन्होंने एक दिन मेरे दादाजी को बुलाया और कहा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, कृपया सारी व्यवस्था कर लें। बीमारी का कोई निशान नहीं था। उनकी त्वचा पर कोई झुर्रियां भी नहीं थी। उनके दांत बरकरार थे। उनके बाल केवल हल्के से भूरे रंग के थे। लेकिन उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था गंगा के किनारे की गई थी। आधा पानी में डूबे हरनाथ घोषाल ने भजन गाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अंतिम सांस ली। मैं उनके बगल में खड़ा था। तब मैं 42 का था। उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाया मैं। असाधारण, मां ने आह भरी। कलकत्ता लौटने के एक हफ्ते बाद छोटू दा एक शाम अपनी बाह के नीचे एक बड़ी मोटी किताब लेकर पहुंचे। लेकिन नहीं, वह वास्तव में एक किताब नहीं थी, बल्कि बायोस्कोप नामक पत्रिका के कुछ अंक एक साथ बंधे हुए थे। नवरंग पत्रिका के संपादक सीतेश बागची ने छोटू दा से एक दिन के लिए किताब उधार लेने से पहले 50 रुपए जमा किए थे। पृष्ठों में एक बस टिकट फहरा रहा था। छोटू दा ने उस पन्ने पर किताब खोली और मेरे सामने फेंक दी। ग्लॉसी आर्ट पेपर पर छपी एक पुरानी पौराणिक फिल्म की एक स्टिल थी। फिल्म का नाम शबरी था। तस्वीर के नीचे कैप्शन पढ़ा, प्रतिमा मूवीटोन की फिल्म शबरी, जिसमें श्री रामचंद्र और शबरी के रूप में नवागंतुक काली किंकर घोषाल और किरण शशि हैं, अभी भी निर्माणाधीन है। समानता की जांच करें बेवकूफ, छोटू दा ने कहा। मैंने किया। वह व्यक्ति मध्यम कद का था। उसका रंग साफ था, उसकी नाक तीखी थी और उसके दाहिने गाल पर एक तिल था। वह 20 साल के एक आदमी के रूप में दिखाई दिया। मेरे पेट में अचानक कुछ खाली महसूस हुआ। मैंने हांफते हुए कहा, यह तस्वीर कब ली गई थी? विद्रोह के 68 साल बाद 1924 में। यह एक मूक फिल्म थी और काली किंकर घोषाल इसके नायक थे। वह उनकी अब तक की पहली और आखिरी फिल्म थी। लगभग 3 महीने बाद उसी पत्रिका में एक समीक्षा प्रकाशित हुई। क्या आप जानते हैं कि इसने क्या कहा? अगर यह नवागंतुक नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में उनका कोई भविष्य नहीं है। फिर यानी उसकी उम्र? हाँ, वह वही है जो वह दिखता है, लगभग 80। यदि 1924 में वह 25 वर्ष के थे तो वह महिला जो उनके साथ थी उनकी अपनी पत्नी रही होगी, उनके पोते की पत्नी नहीं। गोपेन बाबू सही थे। तब तो आदमी लगभग जाली, अंटीबाज, धोखेबाज। लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं उसे बेनकाब करने के लिए कुछ नहीं करूंगा। आखिरकार उसके पास काफी तेज दिमाग है, इसकी सराहना करनी चाहिए। अपनी युवावस्था में वह असफल हो सकता है, लेकिन अब अपने बुढ़ापे में जरा देखिए
कैसे एक अच्छे सफेद झूठ के साथ उसने शीर्ष स्टार से स्पॉटलाइट छीन ली और उसे अपने ऊपर कर लिया। वाह! हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।